आप सबका वागर्त में हार्दिक स्वागत है। निराला जी की कविताएं अपनी प्रबल कल्पना, गहरी संवेदना और सामाजिक चेतना के साथ आज भी हमें प्रेरित और आंदोलित करती हैं। जैसा कि उन्होंने राम की शक्ति पूजा में लिखा था, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। उनकी यह आशा और विश्वास आज भी हमें एक नई दिशा दिखाता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम इस सेशन की शुरुआत करें। और हम लोग शुरू करते हैं। जी ठीक है, आवाज जा रही है? ठीक है, जा रही है। हाँ। हम लोग कुछ देर से एक सत्र शुरू कर रहे हैं। कुछ देर तो हो ही जाती इतने बड़े कार्यक्रम में। पहले कालिदास पर हम लोगों को सुनना था, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, अनामिका और प्रेम शंकर शुक्ल को, लेकिन अब पहले निराला के बारे में हम लोग बात करेंगे। निराला का जन्म दिवस करीब है। वैसे पूरा वसंत उनके जन्म का मास है। वसंत उनको बहुत प्रिय था और ये एक संयोग ही है कि इस वसंत में ये पहला कार्यक्रम निराला पर भोपाल में हो रहा है। मैं श्री राम परिहार जी, श्री बद्रीनारायण जी और अपनी ओर से मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो बात निराला पर करेंगे उसमें अगर आप भी कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। जो भी समय हमारे पास होगा उसमें हम लोग आपकी बात भी सुनेंगे ताकि कुछ चर्चा हो सके। निराला हिंदी खड़ी बोली के सबसे बड़े कवियों में हैं। मेरे जैसे लोगों के लिए तो वो कवि कुल गुरु हैं और उन्होंने हिंदी कविता को बिल्कुल बदल दिया। शुरुआत उन्होंने भी अपने लेखन की ब्रज बुली से की थी। ये दिलचस्प है कि लगभग सभी छायावादी कवियों ने, प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, निराला, सबने शुरुआत की ब्रज बुली से, लेकिन वो जल्दी ही खड़ी बोली की ओर मुड़े और खड़ी बोली को एक ऐसी लोच, त्वरा और संगीत दिया जो दुर्लभ था पहले। निराला ने अनेक विषयों पर, जीवन के अनेक क्षेत्रों के बारे में, अनेक चरित्रों के माध्यम से और भाषा के अनेक स्तरों का उपयोग करते हुए महान काव्य की रचना की। शुरू से आखिर तक, अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक वो सक्रिय रहे और लगातार अपने को बदलते रहे। निराला शायद अकेले कवि हैं पिछले 200-300 वर्षों के इतिहास में जिसने लगातार अपने को बदला। अगर हम सभी भारतीय कविता को भी साथ में रखें तब भी शायद ऐसा कोई दूसरा कवि हाल की सदियों में नहीं मिलेगा। निराला ने शुरुआत, जैसा कि अधिकांश कवि करते हैं, प्रकृति वर्णन से किया और जूही की कली उनकी एक अद्भुत कविता है, बहुत प्रसिद्ध है। फिर देश का गुणगान अनेक तरह से उन्होंने किया। भारती जय विजय करे से लेकर और सरस्वती वंदना, जो सभी जगह सब सर्वाधिक लोकप्रिय सरस्वती वंदना है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वह भी निराला की ही है। निराला ने राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति जैसी महान कविताएं लिखी। सरोज स्मृति एक ऐसी कविता है, संपूर्ण भारतीय वांग्मय में शायद पहली बार बेटी के प्रति इतनी करुणामय कविता लिखी गई। इसके पहले कोई उदाहरण मिलता नहीं है, जिसको अंग्रेजी में एलेजी कहते हैं।
वो इसके पहले हिंदी में किसी बेटी के लिए, लड़की के लिए लिखी नहीं हुई, और वो उनकी कथा भी है, आत्मकथा भी है। राम की शक्ति पूजा कृत्तिवास रामायण से लिए गए एक प्रसंग पर आधारित है। ये रामचरितमानस में प्रसंग नहीं मिलता। कृत्तिवास रामायण में, जो बांग्ला का रामायण है, उसमें से ये लिया गया, और ये राम और सीता के प्रेम की, राम की साधना की, और इस तरह सबकी साधना की विश्व की महानतम कविताओं में से है। एक और मन रहा राम का जो न थका, ये महान पंक्ति आती है उसमें। फिर निराला अब राम की शक्ति पूजा के शास्त्रीय सौष्ठवपूर्ण छंदों से बाहर आकर नए पत्ते तक जाते हैं और बिल्कुल बोलचाल की भाषा में लिखते हैं, महकू महंगा रहा, या राजे ने रखवाली की, या कुकुर मुत्ता। अब कहाँ तो राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, उसके बाद कुकुर मुत्ता। आप सब जानते हैं कि कुकुर मुत्ता बहुत ही खराब माना जाता है, और निराला ने उसके ऐश्वर्य का गुणगान किया, कुकुर मुत्ता को प्रतिष्ठा दी। निराला ने जो सबसे गरीब थे, दलित थे, दमित थे, कमजोर थे, उनको अपने काव्य में प्रतिष्ठा दी। और इस तरह उन्होंने, जैसा वाल्मीकि पर लिखते हुए उन्होंने कहा कि वाल्मीकि ने धरती की बेटी को मान दिया, निराला ने भी धरती के बेटों और बेटियों को मान दिया। ये नए पत्ते की कविताएं हैं। निराला वहां भी नहीं रुके, उन्होंने अद्भुत आत्म निवेदन की, भक्ति की कविताएं लिखी। अनगिनत अनगिनत आ गए शरण में जन जननी। भक्ति की अद्भुत कविताएं आराधना और दूसरे संग्रहों में मिलती हैं, लेकिन वहां भी वो नहीं रुके, वो आगे बढ़े और बिल्कुल आखिरी कविता तक आते आते, जो महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित है कि भीष्म शरशैया पर लेटे हैं और अब मृत्यु की प्रतीक्षा है, लेकिन निराला की कविता, वो कविता समाप्त होती है, पुनः एक और फेरा हो जी का, फिर से जीवन शुरू हो। निराला उस जीवन और वसंत के महान कवि हैं। आज हम उनका स्मरण करते हुए हमारे साथ दो बेहद महत्वपूर्ण कवि और गद्यकार मौजूद हैं मंच पर। डॉक्टर श्री राम परिहार जी, जिन्होंने आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी और कुबेर नाथ राय की परंपरा में कुछ महान ललित निबंध लिखे हैं, और निराला उनके बेहद प्रिय कवि हैं। और हमारे साथ बद्री नारायण जी हैं, जो मेरे अत्यंत प्रिय कवि तो हैं ही, अभी हिंदी के सबसे प्रिय कवियों में हैं और बहुत बड़े कवि हैं। अभी इस कार्यक्रम के तुरंत बाद उनको जाना होगा, वो उनको जयपुर साहित्य उत्सव में एक विशेष सम्मान से सम्मानित किया जाएगा कल, इसलिए उनको तुरंत जाना होगा। तो मेरा आग्रह है बद्री नारायण जी से कि वो पहले शुरू करें और अपनी सुविधा के अनुसार वो जब चाहें तब धन्यवाद आदरणीय अरुण कमल जी, जो बहुत ही अच्छा एक शुरुआत इस संगोष्ठी की हो चुकी है, और उससे बहुत सारे मुद्दे उभर रहे हैं जिन पर हम लोग बातें कर सकते हैं। मैं आभारी हूँ भोपाल लिट फेस्ट का और भारत भवन का कि आपने मुझे बुलाया और इस विषय में इतने अच्छे पैनल के साथ बात करने का मौका दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैनल है जिसमें कि
इतने बड़े हमारे अरुण कमल जी हिंदी के बहुत बड़े कवि और श्री राम परिहार जी हैं जो अपनी बातें करेंगे। मैं थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ, हालांकि मुझे बाद में बोलना होता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि कहानी शुरू हो के थोड़ी आगे बढ़ जाती तो मैं आता उसमें, पहले आ गया क्योंकि मुझे जाना है शायद इसलिए। तो मैं दो तीन बातें ज़्यादा बहुत सारे मुद्दों में नहीं फंसते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि निराला दो तरीके होते हैं बात करने का। एक तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से हम कोई सूत्र तक पहुँचे, और एक होता है सूत्र से हम किसी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस तक जाएं। तो मुझे लगता है मैं शुरुआत दूसरे मेथड से करता हूँ, और वो मेथड है कि पहले मैं कहता हूँ कि निराला एक कंप्लीट पोएट थे, और निराला के बाद ये कंप्लीटनेस धीरे धीरे कमतर होती गई। कंप्लीट पोएट इसलिए थे क्योंकि जीवन के संपूर्णता के कवि थे, जहाँ पर भक्ति भाव भी है, जहाँ पर सरस्वती वंदना भी है, जहाँ पर राम की शक्ति पूजा भी है, जहाँ पर पत्थर तोड़ती औरत भी है, और जो तरह तरह के जो जीवन के रूप हैं। यानी अगर हमेशा किसी कवि की व्याख्या अपने संदर्भ में करना चाहिए। आज के कविता के संसार को अगर आप देखें तो कितना खंडित कविता संसार है। हमारे पास संपूर्ण जीवन ही नहीं है। किसी के पास सरस्वती वंदना लिखने की शक्ति नहीं है। आज लिखेगा तो पता नहीं उसको शायद क्या कर दिया जाए कि सरस्वती वंदना लिख दिया इस कवि ने, या कह दिया जाए कि भाई इसने तो भक्ति भाव की कविता लिख दी। तो ये जो हमारा अखंड था जीवन अनुभव का, उसका जो खंडित भाव आया है, तो आज हम सब एक खंडित भावों के कवि हैं। और वो खंडित भाव हमें मिला है हमारी अपनी जो पोजिशनिंग है उससे। तो मुझे लगता है पहली बात तो ये है कि निराला जीवन के संपूर्णता के कवि हैं। और जो हमारा जीवन है, हमारे जीवन में क्या था, रामलीला करते थे हम लोग, गांव में रहते थे तो सरस्वती जी का गीत भी गाते थे और सारा काम करते थे और पढ़ते लिखते भी थे। तो वो जीवन की संपूर्णता थी। और लेकिन आज कविता में जब हम कवि के रूप में आते हैं तो वो सारा कुछ, काफ़ी कुछ मेरा छूटता जाता है। तो निराला उस मामले में हमें एक शक्ति देते हैं, एक सिंबल है कि, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सीखते नहीं कि हम उनसे इन सब चीज़ों को जहाँ पर वो कविता को लेके गए थे वहाँ से हम अपने को जोड़ें, हम अपने को रिलेट करें। ये ठीक है कि हर समय अपना नवोन्मेष करता है, रीइन्वेंट करता है, लेकिन रीइन्वेंशन विस्तार के लिए होना चाहिए, संकुचन के लिए नहीं होना चाहिए। अभी जो रीइन्वेंशन है, जो हम कहते हैं भाई हम आधुनिक हो गए हैं, हम तो बहुत ये हो गए हैं, टेक्नो सेवी हो गए हैं तो हम संकुचित होने के लिए ये सब न हो, अगर विस्तारण के लिए हो। तो निराला में जो बहुल भाव है, बहुल भावों के कवि हैं, और वो बहुल भाव हमारे में कम होता गया है। हमारे में जब मैं कह रहा हूँ तो आज की कविता संसार को लेके कह रहा हूँ। दूसरी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है निराला की, कि निराला एक ऐसे समय में कविता लिख रहे थे जब भारत मुक्ति की लड़ाई और निर्माण के संघर्ष दोनों से गुजर रहा था। और उस समय एक बहुत बड़े विजन के साथ वो हमारे कविता परिदृश्य पर थे। वो विजन बहुत ही स्पष्ट, अभी हमारे संचालक जी ने भी उसका जिक्र किया, शक्ति की करो जय जय हो जय हो राम की, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। जी, तो ये जो शक्ति की मौलिक कल्पना करने की बात आज़ादी के समय में, की लड़ाई के समय में, वो हमारे भारतीय जन को और हमारा जो नेतृत्व था उसको एक इंस्पिरेशंस दे रहे थे, इंसाइट दे रहे थे कि शक्ति की करो। जब तक आप शक्ति को मौलिक कल्पना नहीं करते हैं तब तक शक्ति आपको विजय की तरफ नहीं ले जा सकती है। और वो मौलिक कल्पना करने की बात निराला राम की शक्ति पूजा में कहते हैं, और वो इतना दूर तक ले जाते हैं, कहते हैं कि भाई समर रोक दो, अगर आपको सिद्धि नहीं मिलती है मौलिक कल्पना करने के लिए तो थोड़े देर के लिए समर रोक दो, और जब ये शक्ति जब ये मिल जाए सिद्धि मौलिक कल्पना करने की, तब समर शुरू करो, तब तुम्हें जय मिलेगा। तो ये जो इंसाइट है
जो वो पूरे देश के राष्ट्रीय आंदोलन को दे रहे थे, गांधीयन मूवमेंट को दे रहे थे, जो उस समय की संघर्ष चल रहा था उसको दे रहे थे, वो आज के भी समय में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है आज के जीवन की कि हम अपनी शक्ति की मौलिक कल्पना नहीं करते, हम रेप्लिकेट करते हैं, हर कुछ में रेप्लिकेशन है। तो ये जो मौलिक कल्पना करने की जो उनकी सुझाव है कविता के माध्यम से, वो आज हमारे लिए आज भी एक प्रेरणा है। और मुझे लगता है कि ये मौलिक कल्पना हम लोगों को करने की आत्मशक्ति निराला जी से सीखनी चाहिए। और ये शक्ति न केवल देश निर्माण, न केवल राष्ट्र निर्माण, बल्कि समाज निर्माण सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि भारतीय समाज भावों का समाज है। भारतीय समाज कॉन्क्रीट से ज़्यादा, यानी थिंग्स से ज़्यादा, वस्तु से ज़्यादा भावों का समाज है। और जो भावों का समाज है, जब तक कभी बहुत तरह के भावों से अपने को रिलेट नहीं करता, इंटरैक्ट नहीं करता, तब तक वो बड़ी कविता वो नहीं रच सकता। निराला इसलिए महान कवि हैं, इसलिए महान कवि हैं, इसलिए हम उनको महाप्राण कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के बहुत तरह के भावों के साथ संवाद किया और उनको अपनी कविता से जोड़ा, इसलिए कि उनका जीवन बहुत व्यापक था। आज हमारा जीवन, मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी कविता एक मिडिल क्लासनेस की शिकार हो गई है। जो एक मध्यवर्गीयता है वो इतनी डोमिनेंट है, वो भी अर्बन शहरी मध्यवर्गीयता, जो कि बहुत ही एकांगी है। तो वो निराला ने लगातार, वो इलाहाबाद में रहते थे, एक उस समय का कॉस्मोपोलिटियन शहर था, लेकिन वो किस तरह के जीवन से, जिसमें कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु भी था, पूछेगा सारा गांव बंधु भी था, और पत्थर तोड़ती भी थी उसमें सरस्वती बरदे बिना वादिनी भी थी, उसमें ही नौ लय, नौ छंद, नौ की बात थी। एक तरफ वो मौलिक कल्पना करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नए को सृजित करने के लिए कह रहे हैं। तो ये उस समय का बहुत बड़ा मंत्र था। यानी अगर आप समझिए जैसे गांधी के मंत्र थे, गांधी ने जो मंत्र दिए मुक्ति के, वैसे ही निराला की ये मंत्र हैं कविता के माध्यम से, जो पूरे समाज निर्माण के लिए वो दे रहे थे। लेकिन शायद उसको ठीक से हमारे उस समय के पॉलिटिकल क्लास ने रिसीव नहीं किया। नहीं तो मुझे लगता है कि आज भारत जैसा है उससे बहुत अलग तरह का भारत होता, बहुत विकसित भारत होता, और एक अलग तरह की भारत होता। तो मुझे लगता है कि ये सारे पक्ष हैं। बहुत मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर बात करके, और मैं एक कवि के रूप में निराला को हम सारे हमारे लिए बहुत बड़े आइकॉन हैं, हम सब बहुत सीखते हैं उनसे, और कामना करते हैं कि निराला की तरह इसकी जो व्यापकता है वो हमारी कविता में आए, और उसके जितनी बहुलता उनकी कविता में है भावों का, वो हमें मिल सके। मुझे लगता है यही हम लोगों की कामना है, क्योंकि कविता में वो बहुलता आने के लिए आपको खुद बहुल होना पड़ेगा, और जब वो बहुल होना आपकी आत्मिक संघर्ष का हिस्सा है, अपने भीतर आप संघर्ष करके अपने को बस मल्टीपल उससे में बदलते हैं, एक आयामिता अपनी तोड़ के बहुआयामिता की तरफ जाते हैं। तो वो निराला से ही हम सीख सकते हैं, और इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बद्री जी। जैसा आपने देखा, बहुत ही तन्मयता के साथ उन्होंने निराला के कुछ बहुत महत्वपूर्ण पक्षों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। निराला संपूर्ण जीवन के कवि हैं, निराला भावों की बहुलता के कवि हैं, निराला नवोन्मेष के कवि हैं, और निराला शक्ति की मौलिक कल्पना के कवि हैं। ये सब करते हुए निराला ने एक असाधारण जीवन भी दिया। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, आर्थिक संघर्षों से, सामाजिक संघर्षों से, और पारिवारिक संघर्षों से भी बहुत दुख से भरा हुआ उनका जीवन था। लेकिन इस दुख और संघर्ष में भी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था रचना करना, लिखना, जो वो करते रहे। उनकी दो बातें जो हम सब लोग
लोग याद करते हैं हमेशा, और सबको गांठ बांध के रखनी चाहिए। पहला तो ये कि वो गुरुडम के खिलाफ थे। ये उन्हीं का शब्द है, गुरुडम, कि मैं किसी की बात नहीं मानता, सिर्फ कोई कह रहा है इसलिए मैं मान लूंगा, ऐसी बात नहीं। गुरुडम के खिलाफ। दूसरी बात, वो कहते थे कि कोई भी चीज उठाने के लिए झुको मत। आत्मसम्मान, तुम मनुष्य हो, एक संपूर्ण व्यक्ति हो, और तुमको झुकना नहीं है, कुछ भी उठाने के लिए झुको मत। ये सब आदर्श उनके थे, उनके जीवन के। अब मैं आदरणीय डॉक्टर श्री राम परिहार जी से आग्रह करता हूँ कि वो निराला के प्रति अपने भाव व्यक्त करें। इस सारस्वत मंच पर उपस्थित आदरणीय अरुण कमल जी, समादरणीय भाई श्री बद्रीनारायण जी, इस सभागृह में उपस्थित थोड़े ही सही लेकिन जागो फिर एक बार में निराला कहते हैं कि 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गुरु गोविंद सिंह निज नाम तब कहूँगा। तो हमारे लिए ये जो श्रोता हैं वो 1.25 लाख के बराबर एक एक है। और विशेषकर वो किसी विद्यालय से आए हुए मेरे बहुत ही छोटे भाई बहन जो बड़ी तल्लीनता से ज्ञान अर्जन की जिज्ञासा लिए हुए यहाँ बैठे हुए हैं, विशेष रूप से मैं उनका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाप्राण निराला ये संबोधन हमें हिंदी परंपरा से मिला। क्यों कहा गया निराला को महाप्राण? महाप्राण जयशंकर प्रसाद नहीं कहा गया, महाप्रसाद महादेवी वर्मा नहीं कहा गया, महाप्रसाद सुमित्रा नंदन पंत नहीं कहा गया। ये चारों ही अपने अपने शिखरों के सौंदर्य वाले कवि, छायावाद के कवि हैं। उसमें निराला की धज अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से कौन छोटा कौन बड़ा। हम ऐसा मानते हैं साहित्य के विद्यार्थी, क्योंकि मैं तो ललित निबंध का छोटा सा यात्री हूँ और चीज़ों को अपनी दृष्टि से गंगा नर्मदा में खड़े होकर के देखता हूँ। निराला को भी मैंने उस भारतीय दृष्टि से देखा है जिस भारतीय दृष्टि से हम हिमालय को देखते हैं। यदि आप ऋषिकेश में या बद्रीनाथ में जाएंगे और हिमालय के ओर देखेंगे तो आपको हिमालय के अनेक शिखर दिखाई देंगे। आप ये नहीं कर सकते, ये निर्णय नहीं कर सकते कि ये शिखर ही सबसे सुंदर है। हर एक शिखर अपनी ठवनी और अपनी बनक और अपनी धज में अनुपम है, अद्भुत है, निराला है। इसलिए निराला की धज एकदम अलग धज है, इसलिए कि उनके शिखर का सौंदर्य भारतीयता के रस से और भारतीयता की शुभ्रता से शोभित है। शुभ्रता नाम पवित्रता का, स्वच्छता का, उज्ज्वलता का, निर्मलता का, धवलता का और प्रकाशमयता का हुआ करता है। बहुत अच्छी बात कही आदरणीय बद्रीनारायण जी ने, और श्री अरुण कमल जी ने तो पूरी पृष्ठभूमि ही हमारे 100 साल के साहित्य की एक तरह से उपस्थित कर दी। तो हम जैसे आगे बोलने वालों के लिए बड़ी आसान भूमि बन जाती है। मैं निराला को पूरी तरह से भारतीयता का कवि मानता हूँ। भारतीय कवि तो हैं ही वो, लेकिन भारतीयता का कवि मानता हूँ। ये मैं जैसे बद्रीनारायण जी ने कहा कि वो संपूर्णता के कवि है, मैं उसी को दूसरे शब्दों में कह रहा हूँ, कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। भारतीयता का मतलब है कि भारत में जितना वैविध्य है, वैविध्य का मतलब केवल मनुष्यगत वैविध्य नहीं, प्रकृतिगत वैविध्य भी।
भूमिगत वैविध्य भी है, मनुष्य की श्रमशीलता का वैविध्य है, मनुष्य के हृदय के विस्तार का भी वैविध्य है। इसलिए हम सब मनुष्य होकर के भी सबसे अलग अलग हैं। वह अलगपन क्या है जो भारत से जुड़ा हुआ भी है और भारत के उस वैविध्य में से एक नई राह भी दिखाता है। वह कवि है निराला। उसका नाम निराला है। जब वो कहते हैं कि भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। देखिए, एक तरफ विजय की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ याद किसको कर रहे हैं? सोने को भी याद कर रहे हैं और शस्य को भी। उस हरित भूमि पर उगी हुई हमारी चावल की फसल को भी वो याद कर रहे हैं। श्रम, दर्शन और प्रकृति, दर्शन और यथार्थ को जोड़ने वाला कवि का हमारे पास दूसरा नाम है। पूर्व के कवि भी हुए हैं, बाद में भी कुंवर नारायण ने अपने ढंग से इस बात को कहा है, लेकिन निराला ने इस बात को अपने छोटे छोटे गीतों के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है। भारतीय जीवन और भारतीय प्रकृति में प्रमुख रूप से दिखाई देती है। भारतीय जीवन का मतलब क्या है? क्या आप भारतीय नहीं हैं? कपड़ों से भारतीय या अभारतीय नहीं हुआ करता है। भारतीय हृदय और भाव और कर्म से हुआ करता है। तो निराला का पूरा जीवन देखिए संघर्ष का। कभी गड़ागोटा आपको जीवन में जाने का अवसर मिले और इलाहाबाद के दारागंज के उस अवसर मिले जहां उन्होंने अपनी अद्भुत अद्भुत रचनाएं लिखी थी। गड़ाकोटा का कमरा अभी मैं देख के आया हूं, सीलन से भरा हुआ है। पत्थर का पात्र था जिसमें वो भोजन करते थे। वो पात्र उनके वंशजों ने अभी तक संभाल, उनके ससुराल वालों ने अभी तक संभाल के रखा है। गड़ाकोटा उनके ससुराल थी। तो जो आदमी बंगाल से पैदा होकर के रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर के प्रयागराज में आकर के और गंगा के और गड़ाकोटा के छोटे से कमरे में रह करके अपनी कविताएं लिखता है, इसका मतलब है उनकी कविता लिखने के स्थान भी अलग अलग थे। और ये स्थान, भूगोल, प्रकृति, परिवेश, मनुष्य, पशु, पक्षी सब कवि को प्रभावित करते हैं। इन सबसे वो कवि प्रेरणा करता है, क्योंकि सत्संग में जो रहेगा उसका सत का साथ तो उसकी कविता में शब्द में उतर करके बोलेगा ही। वही की कविता में बोल रहा है, वही निराला की कविता में बोल रहा है। हम भक्तिकाल के कवियों को याद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने जो अनुभव किया वो कहा। ऐसा कवि हमारे पास 20वीं शताब्दी में एक ही हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रसाद भी हुए हैं। दर्शन की अद्भुत परिणति जो शैव दर्शन के माध्यम से कामायनी में प्रसाद जी ने आरेखित की है, वो अपने ढंग की है। उनकी पुरस्कार में और निराला की विधवा में जीवन का वह वैविध्य देख लीजिए। और निराला भी माँ की शक्ति पूजा करते हैं, माँ की याद करते हैं। निराला भी प्रकृति रूखी रीह डाल वसनवा संती लेगी। वसंत की बात आदरणीय अरुण कमल जी ने की है। वो वसंत को केवल पुष्पों से सज्जित नहीं देखते, पुष्पों से सज्जित उस डाल के भीतर से उस वसंत के साज से भीतर से उस सूखी डाल की तरफ देखते हैं जो वसंत की ऊर्जा लेकर के फिर से हरियालगी। ये भारतीय जीवन की वह मिट्टी है जो अभी रौंदी गई हुई है, जो अभी पद दलित है, जो पदमर्दित है, शताब्दियों के आक्रमण से जो कराह रही है। एक दिन फिर आएगा, ऐसा आशा का कवि कि इस डाल पर फिर से वसंत वासंती लेगी, या वसंत के या वासंती कपड़े पहनेगी। ये भारत के प्रति बहुत बड़ी जिज्ञासा है। कोई स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी बनकर के उतरे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो शब्दों का सिपाही बनकर के और अर्थ की भाल से अंग्रेजों का लोहा ले रहा हो, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है
जितना वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जहां वह पत्रकार है, जहां वह गद्यकार है, सब अपनी अपनी भूमिका में थे पराधीनता के काल में। जूही की कली 1921-20 में लिखी जाती है। उनकी रचना काल हालांकि निराला ने 16 कहा है, लेकिन वो 1921 में प्रकाशित हुई, और कुकुरमुत्ता 1941 में। देखिए उनकी यात्रा देखिए, राम की शक्ति पूजा 1936 में। अरुण जी समय ऐसा ठीक है, एक पूरा कर लूं कि विविधता की जब बात करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि जो नवगीत धारा हिंदी की है उसकी पूरी पीठिका निराला के गीतों में हमको मिलती है। उनको चाहे नवगीत की संज्ञा शंभुनाथ सिंह न दें, लेकिन फिर भी उनकी पीठिका पूरी तरह से नवगीत की, बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। वो जो एड़ियां घिस करके गंगा के पानी में साफ करती थी, मैंने वहां के लोगों से पूछा, बोले ये किसी प्रेमिका पर लिखी हुई कविता नहीं है, उनकी बेटी सरोज ही यहाँ स्नान करती थी, उसको देख करके ये कविताएं लिखी गई। हमारी धारणा बदल दी पूरी की पूरी, एक सामान्य जन ने वो धारणा बदल दी। वो प्रेमिका पर लिखी हुई कविता नहीं है, उनकी बेटी रोज स्नान करने आती थी तो उस घाट को पूरे नाव के लोग घेर लेते थे, इसलिए उन्होंने कहा। और फिर स्नेह निर्जर बह गया है, रेत सातन रह गया है, जीवन का यथार्थ बोध, तो नवगीत वहां से निकलता है। छंद मुक्त नहीं, मुक्त छंद की कविता नहीं, छंद से मुक्त किया उन्होंने। इस बात को हमको समझना होगा, विशेषकर नई पीढ़ी को। छंद से कविता को मुक्त नहीं किया है, बल्कि कविता को छंद में थोड़ी सी शिथिलता के कारण, और वो शिथिलता जूही की कली में देखी जा सकती है, राम की शक्ति पूजा में देखी जा सकती है। रवि हुआ अस्त, सांझ के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का पराजय समर, आज का 18 पंक्तियां संस्कृत निष्ठ शब्दावली की। और फिर ये राम जो है प्रतीक है, मेरी ऐसी मान्यता है आदरणीय मंच कि इसमें राम के रूप में भारत को ही उन्होंने खड़ा किया है। होगी जय, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कहकर महाशक्ति हुई राम के बदन में लीन। वह महाशक्ति कौन? आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर। यदि वह शक्ति की कल्पना पूजा कर रहा है तो तुम महाशक्ति की करो कल्पना। संपूर्ण भारतीय वांग्मय का रस, मैं एक बात कह रहा हूं अंतिम, संपूर्ण भारतीय वांग्मय का रस, संस्कृत से लेकर के भक्ति काल तक का संपूर्ण भारतीय वांग्मय का रस हमको 20वीं शताब्दी के उन कवियों में मिलता है जो भारतीयता के वैविध्य, भावुकता रचनाकार का बल होता है। भावुकता कवि की या लेखक की कमजोरी नहीं हुआ करता है, मनुष्य की भी कमजोरी नहीं हुआ करता है। ये तो अशोक ने कलिंग युद्ध में सिद्ध करके दे दिया, बुद्ध ने हमारे संपूर्ण वांग्मय में सिद्ध करके दे दिया। करुणा ही विजय पा सकती है, करुणा से ही संसार में विजय पाया जा सकता है। देर लगती है लेकिन विजय जरूर हासिल होता है। इसलिए निराला को समझने के लिए हमको फिर से हमारे जो दिमाग में पूर्व समीक्षाओं के द्वारा जो कुछ कहा गया है उसका पाठ करके, स्वतंत्र चिंतन करके हमको एक कवि के प्रति न्याय करना जरूर होगा। न्याय करने से ही हम साहित्य की एक नई धारा को दिशा देंगे। अंत में हम कहेंगे कि वह निराला क्या कह रहा है, किसकी जय बोल रहा है? प्राण प्रणव ओंकार, भारती जय विजय करे की अंतिम पंक्ति है। यही संदेश है निराला का, कविता के माध्यम से भारतवासियों के लिए और विश्व के लिए। इस मंच, इस संस्था ने मुझे मंच दिया, अपनी बात कहने का अवसर दिया। दोनों विद्वान साथियों सहित मैं आदरणीय भाई संचालक जी का और बेटी को जो संचालन कर रही है उससे एक निवेदन कर रहा हूँ, आपकी भाषा में और आपके व्यवहार में कई मेरा भारत नजर आए तो ये भारत उस भारत भवन का उत्सव होगा। इसलिए भारतीयता ही हमको विश्व स्तरीयता दिलाएगी। आप सबको प्रति शुभकामनाएं।
आपके जीवन की उज्ज्वलता के साथ महाप्राण के उन शब्द के अर्थ भरे मंत्रों को मैं कोटि कोटि नमन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्री राम परिहार जी, आपने अभी इतनी अच्छी बातें सुनी। उन्होंने गढ़ाकोला का भी जिक्र किया, दारागंज की उस कोठरी का भी, लेकिन दारागंज की वो कोठरी अब नहीं है। हम लोग अपने लेखकों से प्रेम नहीं करते, अपने लेखकों को पढ़ते भी नहीं, उनकी किताबें भी आसानी से नहीं मिलती हैं। और जिस कोठरी में वो रहे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, वो कोठरी अब नहीं है, सब तोड़ ताड़ के वहाँ एक मॉल बन गया है। इससे बड़ा दुख और कुछ हो नहीं सकता। पूरी दुनिया में शायद भारत अकेला देश है और हिंदी प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो अपने लेखकों का सम्मान नहीं करता। नहीं तो शेक्सपियर का घर इतना बढ़िया से रखा है, चीन में लुशुन का घर इतना बढ़िया से रखा है, और हमने नष्ट कर दिया। तो जो हमारे नौजवान लोग हैं, किशोर लोग हैं, हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा भारत बनाएंगे जहां लेखकों का सम्मान होगा, लेखकों के मूल्यों का सम्मान होगा। जब निराला कहते हैं, आओ आओ जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आज अमीरों की हवेली बनेगी गरीबों की पाठशाला, तो हम ऐसा देश चाहते हैं जहां कि सबका स्वार्थ एक हो, सबका जीवन एक हो और सब एक जैसा सोचें और करें। अब मैं आपसे बात हुई हमारे साथी से कि हम अधिक से अधिक 2 सवाल आपसे ले सकते हैं, बहुत ही संक्षेप में, एक एक वाक्य में यदि कुछ कहना चाहें आप, उसके बाद हम ये आपसे विदा लेंगे। कुछ भी कहना चाहें आप कहिए। बैठे हुए युवा साथियों ने, कितने बच्चों ने या कितने साथियों ने निराला की कविताओं को पढ़ा है? बहुत लोगों ने पढ़ा है। आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ बोलिए। आपसे पूछ रही हैं ना? हाँ नहीं, आदरणीय परिहार जी बोलेंगे। हाँ बैठ जाइए। हाँ संक्षेप में बस। हाँ 1919-20 में, जैसे अभी 2019-20 में कोरोना जैसी महामारी आई थी, वैसे 1919-20 में भी इसी तरह का एक कठोर समय आया था। उसमें निराला जी की पत्नी चली गई। आपने एक चित्र देखा होगा, अभी प्रसारित किया था, कि गंगा के किनारे खड़े होकर के वो शवों को बहता हुआ देख रहे हैं, मौन। कुछ दिन बाद उनकी बेटी, एकमात्र सहारा सरोज भी चली गई। तो अभी तक कम से कम मेरे ध्यान में तो नहीं आया है, मेरे अध्ययन में तो नहीं आया है कि वो कविता उन्होंने स्मरान में बैठ के लिखी थी या कहीं और लिखी थी, लेकिन वो अपनी बेटी की मृत्यु पर लिखा गया हिंदी का अद्भुत शोक गीत है। शब्द शब्द में करुणा, पूरे जीवन की व्यथा, और वो उनको चिनांकुश यानी रेशमी वस्त्र नहीं पहना सका, इसका भाव, कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पाए, इसका भाव, यानी पूरा का पूरा एक संयुक्त परिवार का और एक पिता और बेटी के ममत्व का बोध उसमें हो रहा है। आप एक और सवाल, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि हम अब ये खत्म करें, तो कोई एक सवाल। हाँ बोलिए, आगे आ जाइए, बस एक वाक्य में कहिए। बोलिए, कोई बात नहीं, हम लोग सुन लेंगे। हाँ
अच्छा, ये निराला से जुड़ी हुई बात तो नहीं है, लेकिन जो आपकी बात है उसका बस एक ही वाक्य कहना है। आप इंग्लिश में पोएट्री नहीं लिखती, ये गलत है। यू राइट ए पोएम, ओके। और हिंदी में भी आप कविता लिखती हैं, बहुत ही आसान है। अंग्रेजी में हम कविता नहीं लिख सकते क्योंकि अपनी भाषा नहीं है, केवल अपनी भाषा में कविता संभव है। आप जो बोलती हैं उसी में लिखिए, जैसे अभी आप बोल रही हैं, बस इसी में आप लिख दीजिए। मैं निराला से दो सिर्फ बिंब देता हूं समझने के लिए। शाम का समय है और पेड़ भर गए हैं चिड़ियों से, वो पक्षी उड़ के आ गए हैं अपने खोतों में, और निराला लिखते हैं चहचह से पेड़ों को जकड़े। अब सोचिए, उन्होंने देखा और क्या शानदार लिखा है। फिर बारिश हुई है और वो ढेले थे खेत में मिट्टी के, और वो मिट्टी के ढेले घुल गए बारिश से। तो ये देखिए और लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए, बस बहुत ही आसान है। अब लिख के आप बद्री जी को अगली बार भेजिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो हम लोग विदा लें जी, आप सभी का। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ बीएलएफ का और आदरणीय डॉक्टर राघव चंद्रा जी का, उनके सभी सहयोगियों, साथियों और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि निराला का स्मरण उन्होंने किया और हम सबको इसका अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इस विचार उत्तेजक चर्चा के लिए हमारे तीनों विद्वानों को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और निराला जी की कविता शक्ति और कोमलता, विद्रोह और आत्मनिरीक्षण का एक अनूठा संगम है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अब मंच पर बैठे आप तीनों से मैं अनुरोध करूंगा कि एक सवाल हम ऑडियंस के लिए रखेंगे और जो सवाल का सही उत्तर देगा उसे एक किताब हम डेल कार्नेगी की उससे हम पुरस्कृत करेंगे। जी। सवाल है, निराला ने अपनी दिवंगत पुत्री को कौन सी शक्तिशाली कविता समर्पित की? हाँ, जी हाँ आपने बोल दिया जी, बिल्कुल सही जवाब आपका। बधाइयां आपको मैं देता हूं। आप प्लीज आइए और हमारे साथ सभी के साथ आप एक फोटो ऑप करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब इन्हें किताब प्रेजेंट करें। जोरदार तालियों से वंदन, अभिनंदन। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। पीछे बहुत जवान बैठे हुए हैं, प्लीज तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बेहतरीन सत्र के अंत में मैं रीमा हुजा, जो हमारी संस्था की सदस्य हैं, से निवेदन करता हूं कि वे हमारे आदरणीय वक्ताओं को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। यह सुंदर कलाकृति पद्मश्री भील कलाकार भूरी बाई जी ने बीएलएफ 2025 के लिए विशेष रूप से बनाई है और यह प्रकृति, हम सब और हमारे पर्यावरण के गहरे रिश्ते को दर्शाती है। हमारे वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद आपके ज्ञान और विचारों के लिए। यह स्मृति चिन्ह आपके योगदान और आपके शब्दों की अमिट छाप को दर्शाता है। जोरदार तालियों से एक बार फिर बद्री नारायण जी, श्री राम परिहार जी और अरुण कमल जी के लिए हम एक बार फिर से तालियां बजाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।